नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आप कवर करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए चलते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 2021 में भारत देश में बीसीसीआई जो क्रिकेट का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने क्रिकेट क्षेत्र के लिए प्रमुख कोच किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं हम लोग बीसीसीआई और क्रिकेट के बारे में। चलिए देखिए साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर बनाया मैंने भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश, ये है दिल्ली। प्यारे साथियों, आप देखोगे जब बात आई है क्रिकेट की तो कुछ क्वेश्चन क्रिकेट के बारे में जो एग्जाम में बार बार उठते हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। साथियों देखेंगे यहाँ पर मुंबई है और मुंबई में बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली जी है। और साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? तो साथियों देखना इस प्रकार से, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ एशिया महाद्वीप, यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है यूएई। और यूएई में साथियों दुबई में आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां चूंकि आईसीसी की स्थापना की है 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो साथियों यह हो गया क्रिकेट के बारे में। अब बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया की स्थापना 1928 में हुई है, जिसके कोच वर्तमान में कौन है? तो प्रमुख जो कोच हुआ करते थे वर्तमान में रवि शास्त्री, जो उन्होंने पत्र अपना त्याग पत्र देने का निर्णय ले लिया है। और अब बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को नियुक्त करने का निर्णय ले लिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब जब बात आई यहाँ पर क्रिकेट की तो साथियों आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट मैच की शुरुआत कब हुई थी? तो टेस्ट मैच 1877 में हुई थी। पहला ओडीआई कब हुआ था? तो वनडे इंटरनेशनल की शुरुआत 1971 में हुआ था। और वर्ल्ड कप शुरू कब हुआ साथियों? तो वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1975 में। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था? तो महिलाओं ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच की शुरुआत खेला हुआ था साथियों, खेला हुआ है कब? 1973 में। उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन आपके सामने कवर हो चुका होगा कि राहुल द्रविड़ अब कोच होंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से दो नेशनल पार्क के बीच में गुजरने वाला रास्ता को स्पेशल फोर्स के माध्यम से कवर करने का निर्णय लिया है? यानी आप सिंपल समझ लेंगे, दो नेशनल पार्क है जहां पर जाने वाला दोनों रास्ते को जोड़ने वाला, जो दोनों नेशनल पार्क को जोड़ने वाला नेशनल जो हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर अब स्पेशल फोर्स तैनाती की जाएगी। वो कौन सा नेशनल हाईवे है? आइए यहां पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। बात यहां पर आई है नेशनल हाईवे की, और देखिए यहां तीन प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। एक तो नेशनल हाईवे, एक बनेगा नेशनल पार्क और तीसरा बनेगा फोर्स के बारे में। तो आप तीनों समझिए। सबसे पहले आप हाँ समझ लेते क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। दो नेशनल पार्क है, दोनों नेशनल पार्क के बीच में कॉरिडोर को स्पेशल फोर्स के माध्यम से नियुक्त करने का निर्णय लिया। कौन सा फोर्स है साथ ही देखना इस प्रकार से यहाँ पर बना है मध्य प्रदेश का मानचित्र, यहाँ पर छिंदवाड़ा। साथ ही देखना यहाँ पर बालाघाट है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दें, ये जो है सिवनी, यहाँ बालाघाट, ये है मंडला। और मंडला जिले से लेकर के यहाँ पर देखना उमरिया है। तो मंडला जिले में है कान्हा नेशनल पार्क हो गया, और यहाँ उमरिया में साथियों बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो कान्हा नेशनल पार्क से बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में जो रास्ता गुजरता है साथियों, यह रास्ते को अब स्पेशल फोर्स के माध्यम से यहाँ नियुक्त किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो जंगल लगा हुआ है, घना जंगल दोनों क्षेत्र में, यहाँ पर गुजरने वाले जो जंगली जीव होते हैं उनको शिकार किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर जो भी प्रकार की गतिविधियां होती जंगल में वो उनको कंट्रोल करना होगा। इसीलिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कान्हा नेशनल पार्क के बीच में गुजरने वाला नेशनल हाईवे जो है, इसको अब स्पेशल फोर्स के माध्यम से इस कॉरिडोर को अब विशेष बल के माध्यम से यहाँ पर तैनाती कर दी जाएगी और उनकी देखरेख में ये यहाँ पर आवागमन होगा। अब साथियों बात आई है नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर तीन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन उठाएगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि कान्हा से बांधवगढ़ के बीच में, तो बांधवगढ़ भी चूंकि ये उठा सकता है। कौन सा? एक तो बांधवगढ़ के बारे में, एक माधव के जो है बांधव नेशनल पार्क के बारे में, उसके कान्हा, बांधवगढ़ या फिर नेशनल पार्क उठा लेगा। आइए समझते हैं कान्हा नेशनल पार्क। साथियों 1933 में कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना अभय वन के नाम से हुई थी, जिसका नाम बदलकर 1985 में कान्हा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जिसको 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है। और साथियों 1968 में बांधवगढ़ नेशनल पार्क को बनाया गया था, जहां सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। और देश का एमपी का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल पार्क का नाम कौन सा? कान्हा किसी नेशनल पार्क है। साथ ही यहाँ पर बात आई है नेशनल हाईवे की।
और नेशनल पार्क की। तो ये कान्हा किस लिए बांधवगढ़ हो गया, तो यहाँ समझ ही लेंगे कि देखिए ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में साथियों हिमिस नेशनल पार्क है, और हिमिस नेशनल पार्क की विशेषता भारत देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही वाला है। अब बात है नेशनल हाईवे की, तो साथियों सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 44, जो कहां से कहां गुजरता है आप देखेंगे इस प्रकार भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में गुजरने वाला 3745 किलोमीटर रास्ता गुजरता है, कहां से कहां, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में। NH44 भारत देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो साथियों उम्मीद करूंगा ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब बात आई यहाँ पर फोर्स की, तो साथियों भारत देश में सबसे पुराना बल का नाम है 1835 में बना था, इसका नाम था असम राइफल्स। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों 2021 में भारत देश को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए और नियुक्त कर दिया गया है, मेंबर बना दिया गया है, कितने साल के लिए आइए समझते हैं। भारत देश का UNHRC से संबंध, हेडिंग आपकी जो रहेगी वो रहेगी भारत देश का यूनाइटेड नेशन, देखेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ संबंध। साथियों ये संगठन क्यों बना पहले समझेंगे। अच्छा एक काम करो, पहले तो आप आंसर समझ लेंगे इसका कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत देश को 6वीं बार परमिशन मिली हुई है, 6वीं बार नियुक्त किया गया है। कब से कब तक के लिए, 2022 से लेकर 2024 तक भारत देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर रहेगा। अब ये संगठन, अब आंसर तो मिल गया आपको, लेकिन ये वाला जो है ये है क्या, आप समझिए थोड़ा सा। इस प्रकार से ग्लोब बनाए 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। साथियों अमेरिका में एक संगठन बना हुआ है, इसका नाम है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई है। साथ ही इसने क्या किया था, 10 दिसंबर 1948 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषणा किया हुआ था कि 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाना चाहिए, घोषणा किया हुआ था। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 10 दिसंबर 1950 को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया था। हर साल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को। अच्छा, इसने कहा था कि दुनिया के संपूर्ण देश में मानवाधिकार दिवस होना चाहिए। इसकी घोषणा को मानते हुए भारत देश की सरकार ने भी मनाना शुरू किया हुआ था, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। साथियों दिल्ली में भारत देश में आप समझेंगे 28 सितंबर 1993 को मध्य प्रदेश और भारत देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय क्या बोलेंगे इसको हम, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। और यह जो आयोग है भारत देश का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व का संगठन कौन सा होगा, अब तो ये भारत देश का हो गया। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन, मानवाधिकार के हित में काम करने वाला संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है, वो ये वाला संगठन है। कहां पर बना है साथियों, यहाँ पर ग्लोब है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर अमेरिका देश है, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क शहर में साथियों 2006 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, दुनिया के संपूर्ण देशों में काम करने वाला संगठन, जो कि संपूर्ण देशों में मानवाधिकार के लिए काम करता है, वो संगठन है। अच्छा, अब यहाँ बात आई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो इसमें कौन काम करेगा, भारत देश 2022 से 2024 तक के बीच में काम करेगा। साथियों मानवाधिकार की बात आई है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विश्व में पहली बार मानवाधिकार किस देश में लागू किया गया था। साथ देखना यहाँ पर एक देश है ब्रिटेन देश, ब्रिटेन देश में पहली बार 1215 में ह्यूमन राइट्स का मैग्ना कार्टा शुरू हुआ था। और दूसरी बात साथ ध्यान देना, यहाँ पर अमेरिका देश में शुरू हुआ था, कब, 1525 में, और इसका नाम था द ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ 12 आर्टिकल्स ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट, एक नाम हुआ करता था। विश्व का सबसे बड़ा मानवाधिकार आयोग किस देश के पास था, पहले वाला, सबसे पहला था ब्रिटेन के पास। मानवाधिकार की शुरुआत किस देश से हुई है, ब्रिटेन से। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा देश कौन सा है, तो अमेरिका देश है। 1525 में क्या नाम से, द 12 आर्टिकल्स ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से शुरू हुआ था, और भारत देश में इस डेट को शुरू हुआ है। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और वो क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अतिरिक्त सचिव कैसे नियुक्त किया गया है। साथियों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों पहले आंसर सुन लेना, यहाँ पर भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश दिल्ली, और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे काम करने के लिए जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इसका अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है साथियों, पुण्य सलिला श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। सलिला श्रीवास्तव नाम याद रखेंगे,
सलिला श्रीवास्तव। अच्छा, ये तो ठीक है। अब बात यहाँ पर आई है पीएमओ की। तो साथियों, भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री के नीचे काम करने के लिए, उनको पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री किस देश जाने वाले हैं, वो कौन सा काम करना चाहिए, उनका भाषण का ब्यौरा क्या होगा, सारा का सारा लेखा जोखा जो देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे काम करने के लिए एक समूह है, वो समूह को हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। साथ ही इसकी स्थापना दिल्ली में 1947 में हुई थी, आजादी के समय ही, और जब से काम करता है। पीएमओ में कौन कौन व्यक्ति होते हैं साथियों? आपने नाम सुना होगा प्रधान सचिव। प्राइम मिनिस्टर जी का एक होता है मुख्य सचिव, एक होता है प्रधान सचिव। ये प्रधान सचिव क्या होता है, आप बताइए मुझे। प्रधान सचिव, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप भी, तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव और एक है प्रधान सचिव, ये तीनों में क्या क्या फर्क है, तीनों काम क्या क्या हो, जल्दी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। चलिए ध्यान देना, प्रधान सचिव जब नाम यहाँ आया है पीएमओ का, तो थोड़ा समझ लेंगे आप प्राइम मिनिस्टर सचिव के बारे में। साथियों, प्रधान सचिव का मतलब होता है कि जो पीएमओ है, पीएमओ के अंतर्गत बहुत सारे सचिव होते हैं। जैसे एक होगा, मैं बता दूं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं मैं, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कौन से सचिव होंगे, इन सभी के ऊपर काम करने वाला सचिव को प्रधान सचिव कहते हैं। साथियों, इसमें कौन कौन होते हैं? एक होता है सबसे ऊपर प्रधान सचिव, उसके नीचे होता है सचिव, फिर होता है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव, फिर होता है अपर सचिव, फिर होता है साथियों संयुक्त सचिव, जो कि 5 होते हैं, 5 संयुक्त सचिव। मतलब एक होगा प्रधान सचिव, उसके नीचे एक होगा सचिव, एक होगा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव, उसके बाद में एक अपर सचिव, उसके बाद में 5 होंगे साथियों संयुक्त सचिव, और उसके बाद में 8 होंगे निदेशक, डायरेक्टर के रूप में 8 होंगे। इस प्रकार के पूरे समूह जो पीएमओ है, इस पीएमओ में टोटल व्यक्तियों के प्रधान जो होता है उसको बोलते हैं प्रधान सचिव, और पीएमओ के ऊपर काम करने वाला संगठन है ये वाला। जो भी जानकारी पीएमओ से आएगी, पूरी जानकारी कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी को, वो देगा प्रधान सचिव। ये होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको एक वीडियो बताया हुआ था, वीडियो में पूरे डिस्कस किया हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले की प्राचीर से संबोधन करते हुए उन्होंने कहा हुआ था कि भारत देश में गति शक्ति योजना की शुरुआत होगी। तो साथियों, गति शक्ति योजना की जो शुरुआत हुई है उसमें क्या होने वाला है, 2021 में इसका उल्लेख क्यों हुआ? साथियों समझना, यहाँ पर यह है फिर से भारत का मानचित्र बना है मध्य प्रदेश दिल्ली। 15 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने गति शक्ति योजना की शुरुआत की थी। नाम से स्पष्ट है, गति शक्ति योजना। साथियों, गति शक्ति योजना का मतलब है 100 लाख करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर का निर्माण करवाना। कॉरिडोर का निर्माण करवाना। अब ये कॉरिडोर क्या काम करेंगे साथियों? भारत देश क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि ये देखो, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर वाराणसी है, इलाहाबाद होते हुए यहाँ पर वाटरवे नंबर 1 है। जैसे नेशनल हाईवे होता है 1, वैसे ही वाटरवे नंबर 1 है, जल मार्ग जिसको बोलेंगे। तो जल मार्ग क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार व्यवसाय करने काम करता है, सरल माध्यम होता है। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया एक काम करेंगे, ऐसे हम कार्गो विमान बना लेंगे, इस प्रकार से हम कॉरिडोर बनाएंगे जिसके माध्यम से हम पानी का जहाज, बड़े बड़े जहाज भी हम विदेश में पहुंचा सकते हैं सामान लेकर के। इसके लिए गति शक्ति योजना की शुरुआत की थी। तो इसमें क्या होगा? तो 2021 में गति शक्ति योजना के माध्यम से भारत देश की सरकार ने घोषणा किया हुआ है कि आने वाले 5 साल में हम 500 की संख्या में हम लोग बनाएंगे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण करेंगे, जिसका साथियों खर्च होगा 50,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इतने खर्च से हम लोग 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के निर्माण करेंगे, जिसमें पहला कौन सा किया गया है साथियों? पहला किया गया है वाटरवे नंबर 1 पर। कहां से कहां? हल्दिया से यहाँ पर इलाहाबाद के बीच में, इलाहाबाद से वाराणसी, ये वाला जो राजमार्ग है, यानी गंगा नदी के ऊपर बनाया गया। क्वेश्चन बन जाएगा कि देश का पहला कार्गो कॉरिडोर कौन सा बना? तो देश का पहला कार्गो कॉरिडोर मतलब जो जल वाहन है उसमें माल पहुंचाने का काम करने वाला जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं कार्गो कॉरिडोर। तो कार्गो कॉरिडोर का निर्माण किया देश का पहला कहां पर किया गया है? तो गंगा के ऊपर किया गया है 2021 में।
बनके तैयार हुआ है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाले 5 साल में 500 मल्टी मॉडल का कार्गो टर्मिनल का निर्माण कर दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से ये बन जाएगा। साथियों 2021 में देश का पहला बना है, ये कितने खर्च से बना हुआ है? साथियों ये जो बना है ये याद रखना पड़ेगा आपको, 206 करोड़ लागत से बना हुआ है, गंगा नदी की ओर बना हुआ है और हल्दिया से वाराणसी के बीच में ये बना हुआ है। उम्मीद करूंगा यहां तक का आपको टॉपिक पूरा कवर हो चुका होगा। अच्छा, अगला वीडियो मैं स्पेशल कवर करूंगा आईपीएल के ऊपर, आईपीएल के इतिहास के ऊपर और पूरे का पूरा वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।